एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भैया आपका पता है 11th क्लास का आपका सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा पहले वो चैप्टर पढ़ के आए। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर क्या है और मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर सिर्फ 11th के लिए नहीं, सिर्फ 12th के लिए नहीं, सिर्फ नीट और जेईई के लिए नहीं, किसी भी लेवल की आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसको हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस टॉपिक को हमने टोटल, तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसके अंदर? जनरल इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओल्ड आइडिया ऑफ एटम, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और फिर आपको क्या पढ़ना है? मिस्ट्री ऑफ एटम। ओके, तो पहले हम क्या बात करते हैं? ओल्ड आइडिया ऑफ एटम। आपको पता है भाई कि जो डाल्टन थ्योरी थी 1808 में, आपको पता है जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और वो थ्योरी हमने आपको पढ़ाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो उस थ्योरी में डाल्टन ने बोला था कि भाई हर एक मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल मतलब जिनके और टुकड़े ना किए जा सके, है ना। और ये बताया था कि एक एलिमेंट के सारे एटम हर एक तरीके से समान होंगे, शेप उनकी शेप भी, उनकी प्रॉपर्टीज भी, उनका साइज भी, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट। कार्बन के सारे एटम आपस में क्या होने चाहिए? सेम, लेकिन कार्बन के एटम, लोहे के एटम से क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ये बात उन्होंने बताई थी ना। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी तब तक ये बात आइडिया, तब जब डाल्टन ने क्या बोल दिया कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल होता ही नहीं, तो एटम की सब स्ट्रक्चर के बारे में सवाल उठता ही नहीं। जब डाल्टन ने बोल दिया कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके अंदर क्या होगा एटम के बारे में, इसका कोई सवाल नहीं उठता ना भाई। ठीक है, तो ओल्ड जो थ्योरी थी, जो ओल्ड आइडिया एटम का, वो तो एटम को क्या मानता है? इंडिविजिबल, यानी उससे छोटा कुछ भी नहीं है। और ये बात 1808 में आई थी, आपको पता होगा ना। लेकिन ये 1897 में ये बात खत्म होगी। ओके, 1808 में थ्योरी आई तक। तो अब देखो भाई कि तकरीबन 80-90 साल ये थ्योरी आपकी चल गई। कौन सी थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि इससे कि एटम क्या होता है? इंडिविजिबल। लेकिन मैं आपको बताऊं 1897 में एक एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर ये पता लगा कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बात। और उसे क्या बोला गया? उनको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो बोले भाई एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको बोले इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स के अंदर क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा क्या होता है उसके बारे में पता नहीं था, समझे बात। लेकिन फिर आपको पता है 1917 में क्या ये और पता लगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, एक और पार्टिकल। कौन से? कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, साथ में उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये और भी छोटे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? भारी पार्टिकल्स। ठीक है, आप आगे इनको पढ़ोगे स्टेप टू स्टेप। और 1932 में ये पता लगा कि भाई एटम के अंदर और भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो जो ये टाइमलाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन क्या है? एक्सट्रीमली, ये 3 डेट आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। 1897 में क्या पता लगा कि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। 1917 में क्या पता लगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। और 1932 में क्या पता लगा? आमतौर पर विज्ञान में बोल देते हैं कि आपको डेट्स याद रखने की जरूरत, ऐसे बोलते हैं ना भाई। लेकिन ये 3 तारीख आपको बिल्कुल दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि इनको अगर आपने नहीं समझा ना, तो आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं
मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा बोर मॉडल, पढ़ा होगा ना आपने बोर मॉडल, क्या नहीं पढ़ रखा? थोड़ा मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई, आपने बिल्कुल पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, एक बोर मॉडल होता है, वहां पर ये बोल देते हैं, मान लिया आपने वहां पर एटम बनाना है किसका, लिथियम का, किसका, लिथियम का। तो लिथियम का जो मास होता है वो 3 होता है, और उसका नंबर क्या होता है, सॉरी मान लिया आपने एटम बोरोन किसका भाई, लिथियम का नंबर 3 था, ठीक है। आपने मान लिया आपने क्या बनाना है, बोरोन, इसका नंबर 5 और इसका मास क्या होता है 10। तो बोरोन का एटम कैसे बनाएंगे, पता है कैसे बनाते हैं, बोर मॉडल, मतलब जो जनरली बनाते हैं, इसके अंदर क्या बना देंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्या बोलेंगे इसमें 5 तो क्या है प्रोटॉन्स, और 5 इसमें क्या है, और बाहर कौन घूम रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल देते हैं ना। तो बोर मॉडल आप जब बनाओ तो बाहर क्या घुमा दिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स घुमा दिए, 2 इसमें और 3 इसमें, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये गलत है, बताओ क्या गलती इसमें। बोर का जो मॉडल आया था ना, नहीं बेसिक गलती बिल्कुल, बोर का जो मॉडल आया था वो आया था 1913 में, कब आया था। और ये बात कि न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, एटम के अंदर क्या होते हैं, मतलब सभी एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात कब पता लगी थी, 1917 में। तो जो बोर मॉडल आप वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, बोर को पता ही नहीं था कि बोरोन के एटम के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, ये बात बोर को पता ही नहीं थी, और ना न्यूट्रॉन्स का पता था। लेकिन ऐसे बनाते नहीं क्या। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, ये सारे मॉडल आपको भाई स्टेप टू स्टेप पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये 3 डेट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, बताओ 1897 में। 1917 में पता लगा कि प्रोटॉन्स भी होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर, मतलब और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। और 1932 में क्या पता लगेगा कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इन 3 को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं इनको, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है बात, ओके। और आज, और इनके अलावा और भी एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं क्या, लेकिन उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स में काउंट नहीं करते। आज हमको पता है 35 तरह के पार्टिकल्स हमको पता है, क्या एटम के अंदर 35 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप जब पढ़ते हो पार्टिकल फिजिक्स तब आपको इनको डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो जो बात थी, जो मानते थे कि एटम का तो कोई सब स्ट्रक्चर होता ही नहीं, तो इस तरह से कौन सी बात खत्म होगी, ओल्ड आइडिया क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे आपको समझ में, ठीक है, ओके। फिर क्या आपका बताओ भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 तो हमारे क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और आज तक, अभी तक मेरे ख्याल से अराउंड 35 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जो एटम के अंदर होते हैं उनके बारे में हमको आज पता है, ओके। अरे बोलो भाई, अब मिस्ट्री ऑफ एटम, चलो भाई अब ये बात पता लगी, क्योंकि देखो वो डाल्टन ने तो बोल दिया था कि एक एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे, एक से, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे, वो डिफरेंट। लोहे के एटम कार्बन के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट। लेकिन क्यों होंगे, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया भाई। तो अब हमको पता कि एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे सामने कई सवाल हैं, हमारे सामने कई सवाल नहीं है कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स कैसे रखे हुए हैं। जब आप किसी एटम को क्या मानते थे, इंडिविजिबल, कि इसके और टुकड़े ना किए जा सके, अनकटेबल, तब तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचने की बात थी ही नहीं। लेकिन अब तो क्या सोचना पड़ेगा आपको कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां कहां पर रखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूट्रॉन कहां रहता है, नियमित आपको पहले पड़ी, ठीक है। दूसरा और भी कई बात है, बताओ कि एटम स्टेबल क्यों होता है। कई एटम स्टेबल होते हैं, कई एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल। ऐसा क्यों, जैसे कि आप देखोगे, आपको पता होगा ना, लोहे का एटम क्या होता है, स्टेबल। लेकिन आपने पढ़ा हो भाई छोटी क्लासेस में, एक घटना होती है रेडियो एक्टिविटी, क्या, कई एटम क्या होते हैं, रखे रखे दूसरे एटम में बदल जाते हैं, तो वो एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल। इसके बारे में हमको पता नहीं है, ऐसा क्यों होता है, इजंट इट, तो सवाल नहीं क्या। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं, नहीं आपको समझ में। और एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते ही क्यों हैं, हमको पता है 2 H एटम जुड़ क्या बनाते हैं, एक O एटम के साथ वाटर का मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं भाई, कोई वजह तो होनी चाहिए। एटम जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन के एटम जुड़ के सोडियम क्लोराइड
क्यों बनाते हैं, सब क्या हमारे सामने सवाल, isn't it? और कई जो एटम होते हैं, अगर आप उनके ऊपर लाइट डालते हो, क्या डालते हो, लाइट, कई एटम लाइट को उसके ऊपर जब पड़ेगी ना उसको सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या जो एटम होते हैं उनके ऊपर गिरने वाली लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या वो उनको एक्साइट करने पर वो लाइट को एमिट भी कर सकते हैं, वो रोशनी को सोख भी सकते हैं और रोशनी को वो एमिट भी कर सकते हैं लाइट को। तो इन बातों का हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं, तो हमने स्टेप टू स्टेप इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कैसे करते हैं एटम, एटम ये प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, तो सर आपको आइडिया हो गया भाई। तो मेरे ख्याल से यहां पर मैंने आपको जस्ट भाई एक जो एक बेसिक आइडिया है ना आपको वो बताया है कि तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमारा ये पूरा चैप्टर क्या रहेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूट्रॉन्स कहां रहता है, कैसे रहते हैं वो सारा कुछ, और उससे उसके प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है एटम के। ओके, हमारा पूरा चैप्टर ये रहेगा। ओके, आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।